This is lecture number 5 of modern physics. Lecture number 5 of modern physics. Modern physics. इस लेक्चर में हम पहले कुछ क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे और फिर हम इसके बाद इसमें पढ़ेंगे ग्राफ और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैटर वेव को. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो इस क्वेश्चन को देखिए. ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो फाई है, फाई का वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर बोला फाइंड आउट स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन इमिटेड इलेक्ट्रॉन इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस एंड इक्वेशन ऑफ द फील्ड. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V0 पूछा है और आपके पास बेसिकली आपके पास 3 इक्वेशन है. तो आपको पता है कि आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था वो क्या था. आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो डिवाइड होगा वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स में. और के मैक्स का जो फॉर्मूला होता था के मैक्स होता था EV0 के बराबर, जहाँ पे V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो हम क्या करेंगे, आपको देखिए ये पहला इक्वेशन दिया है तो हमें फाई का वैल्यू पता है, यानी कि वर्क फंक्शन का वैल्यू पता है. तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन से एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे. तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन होता है h न्यू. अच्छा, इस इक्वेशन से हम पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ देखिए t के साथ जो है वो ओमेगा टी बोलते हैं, तो t के साथ ओमेगा आएगा. तो ओमेगा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 4 पाई इंटू 10⁻15 और ओमेगा होता है 2 पाई एफ. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. सो वर्क फंक्शन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इक्वेशन हमारे पास ये था. इस इक्वेशन से जो टी के साथ है उसको ओमेगा बोलते हैं, तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू बोल दीजिए. तो न्यू यहाँ से आ गया ओमेगा अपॉन 2 पाई. ओमेगा कितना था, 4 पाई इंटू 10⁻15 2 पाई. तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ गया वो इतना आ गया. तो यहाँ से हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेंगे h न्यू. h का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड इंटू ओमेगा इंटू जो फ्रीक्वेंसी है न्यू दैट इज 2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज. तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में, पर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻90 से इसको डिवाइड करेंगे. तो एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया 8.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया तो आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो ये होता है के मैक्स डिवाइडेड बाई ई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम लिखते हैं EV0. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया के मैक्स डिवाइडेड बाई ई. तो के मैक्स क्या होता है, के मैक्स को लिख सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स. तो के मैक्स को लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन. तो यहाँ से हम के मैक्स लिख दीजिए एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई ई. अभी हमने एनर्जी ऑफ फोटोन निकाला 8.33, वर्क फंक्शन ऑलरेडी दिया था 2. तो यहाँ से आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया था. अब देखिए ये x है, x के साथ क्या होता है, k होता है और k का वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन लेमडा. तो सिमिलरली यहाँ से लेमडा कैलकुलेट कर देंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगा hc अपॉन लेमडा से एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगा. तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था उसका सेम प्रोसेस हो जाएगा. तो ठीक है. फिर नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास है ये वाला. दिखने में ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, अब ध्यान से सुनिएगा. इस इक्वेशन को देख करके आपको लग रहा होगा कि एक मेटल पे एक से ज़्यादा लाइट आकर के गिर रहा है. तो इसको बोलते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है. तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट के केस में ध्यान से सुनिएगा. सो आपके पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट है और आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन याद करिए. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था उसको रोकने के लिए जो हम पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं. अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है,
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि जो फोटोन आ रहा है उसका एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, फोटोन का एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, फोटोन का एनर्जी कब मैक्सिमम होगा? जब फ्रीक्वेंसी फोटोन का मैक्सिमम होगा। तो आप इस इक्वेशन में उस वाले इक्वेशन को पकड़िएगा जिसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आ रहा है। तो आप देखिए इसमें सब में टी है, तो टी के साथ ओमेगा आता है, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसका फ्रीक्वेंसी है 10⁻15 इंटू 2 पाई, 4 पाई इंटू 10⁻15, ये है 8 पाई। यानी कि इस लाइट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगा, इस लाइट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगा तो इस लाइट का एनर्जी ज़्यादा आएगा, इस लाइट का एनर्जी ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आएगा वो मैक्सिमम होगा। और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी को रोकने के लिए जो अप्लाइड पोटेंशियल, उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम चूज करेंगे, बाकी फ्रीक्वेंसी को हम छोड़ देंगे। तो फ्रीक्वेंसी हम कौन सा चूज करेंगे? जो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे तो ओमेगा मैक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गया। फिर एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करके हम कर लेंगे। तो क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला? हम लिखते हैं के ई मैक्स, लिखते हैं ई वी नॉट के बराबर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट हो गया के ई मैक्स डिवाइडेड बाय ई, और हम लिखते हैं ऐसे एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। तो यहाँ से के ई मैक्स आ जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो ये इसको यहाँ पे डालेंगे तो ये आ जाएगा। सो यहाँ पे हम एक नोट डाल सकते हैं कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफाइंड फ्रॉम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ के केस में दे दो तो आप मिनिमम वेवलेंथ चूज करिएगा, फ्रीक्वेंसी का केस दे दे तो आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चूज करिएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड एमिटर प्लेट इज 0.2 मीटर, देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रेस्पेक्टिवली 18 मिली एम्पियर एंड 2 वोल्ट। यानी कि सोर्स और एमिटर के बीच का डिस्टेंस जब 0.2 मीटर था तो उस समय करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल 18 मिली एम्पियर और 2 वोल्ट था। फिर बोला है कि व्हेन डिस्टेंस बिकम्स 0.6 मीटर। अच्छा, अब डिस्टेंस कर दिया 0.6 मीटर, तो पूछा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बताइए और स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए। अच्छा सुनिए, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सोर्स और एमिटर के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। आप सोर्स और एमिटर के बीच का डिस्टेंस कुछ भी कर दीजिए, सोर्स और एमिटर के बीच का डिस्टेंस आप कुछ भी कर दीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो डिपेंड नहीं करता है कि सोर्स और एमिटर के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो 2 वोल्ट ही रहने वाला है। लेकिन अगर आपको पता होगा, आपको पता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, और इंटेंसिटी एक पॉइंट सोर्स के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस है, 2 करंट है, दोनों का रेशियो ले लेंगे। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम एज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड एमिटर। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ से हम रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास नया करंट आ जाएगा। फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बोला कि इंटेंसिटी जो था वो 2 टाइम्स हो गया इनिशियल इंटेंसिटी का, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स हो गया इनिशियल फ्रीक्वेंसी का। तो बोला सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बिकम हाउ मच टाइम, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना टाइम्स हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इंटेंसिटी अगर सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी चेंज होता है फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के, तब हम बोलते कि करंट चेंज होगा। लेकिन इंटेंसिटी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रहा है, तो हम फॉर्मूला आपको पता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता था? करंट का फॉर्मूला होता था क्वांटम एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे एरिया और एच, ये क्वांटम एफिशिएंसी सब कांस्टेंट है, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये भी ट्वाइस हो रहा है, ये भी ट्वाइस हो रहा है, तो करंट सेम ही होगा। तो ये याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बोला कि जो फ्रीक्वेंसी था, इनिशियल फ्रीक्वेंसी था, वो था 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
और इस समय करंट था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट था आई और स्टॉपिंग पोटेंशियल था वी नॉट। फिर हमने क्या किया, जो फाइनल इंटेंसिटी है उसको ट्वाइस कर दिया इनिशियल इंटेंसिटी का, और जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है उसको इनिशियल फ्रीक्वेंसी का हाफ कर दिया। तो करंट बताइए, क्वेश्चन वापस से सुन लीजिए। जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी था न्यू1 वो था 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस समय करंट था आई, स्टॉपिंग पोटेंशियल था वी नॉट। फिर हमने इंटेंसिटी को ट्वाइस कर दिया और फ्रीक्वेंसी को हमने हाफ कर दिया। तो करंट बताइए आप। तो देखिए पहले तो आप चेक करिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं। क्यों? क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को आधा किया है। तो देखिए फाइनल फ्रीक्वेंसी इनिशियल फ्रीक्वेंसी का आधा है। इनिशियल फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से फाइनल फ्रीक्वेंसी आया 0.75 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर आने वाला लाइट का एनर्जी कम हो गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो करंट जीरो होगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी नॉट डिफाइंड। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में। इस क्वेश्चन में बोला है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड रेडिएशन इंसिडेंट ऑन मेटल इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है, ध्यान से देखिए, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि वर्क फंक्शन दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के ई मैक्स डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। के ई मैक्स को लिखते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे जो एनर्जी है वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब से आ रहा है। तो आपको हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब में पता है कि हाइड्रोजन एटम में जो स्पेक्ट्रम होता है n=1 बोलते हैं, फिर n=2 बोलते हैं, फिर इसी तरह से n=इन्फानाइट बोलते हैं। तो इन्फानाइट पे एनर्जी 0 होता है और n=1 का एनर्जी होता है -13.6, फिर -3.4, -1.51, ऐसे एनर्जी आता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लेंगे जो डिस्चार्ज ट्यूब से आ रहा है वो n=∞ टू n=1 के बीच का डिफरेंस लेंगे। तो इन्फिनिटी टू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का डिफरेंस ये आ जाएगा 13.6 माइनस वर्क फंक्शन दिया था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 11.6 स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू। अब हम इस सेक्शन में ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट ग्राफ्स। टोटल हमारे पास 5 ग्राफ्स बनते हैं, तो उन 5 ग्राफ्स का हम नाम पहले लिखते हैं। जो पहला ग्राफ हम बनाएंगे वो ग्राफ है बिटवीन के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे के ई मैक्स वर्सेस 1/λ। तीसरा ग्राफ हम बनाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। और चौथा ग्राफ हम बनाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ। और पांचवा ग्राफ हम बनाएंगे के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो ये 5 ग्राफ हमें पढ़ना है। एक के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, दूसरा के ई मैक्स वर्सेस 1/λ का, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ, और के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो हम एक एक करके सब ग्राफ को पढ़ते हैं। सो पहला ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी में। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में ग्राफ पढ़ने के लिए हम आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? जो एनर्जी ऑफ फोटोन आ रहा था उसको वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स में ऐसे लिखते थे। तो यहाँ से के ई मैक्स को लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो के ई मैक्स को लिख दिए एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अच्छा, के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाना था, तो के ई मैक्स को वाई रखे, फ्रीक्वेंसी को एक्स रखे, तो ग्राफ बनेगा एम एक्स माइनस सी, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में देखिए जो स्लोप है, स्लोप एम को स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप आ रहा है एच के बराबर, और जो इंटरसेप्ट है वो आ रहा है वर्क फंक्शन के बराबर। तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टेन थीटा, जो कि एच के प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, और जो इंटरसेप्ट है वो वर्क फंक्शन के बराबर आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाए।
तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। तो ये है स्लोप 1, ये है स्लोप 1, और ये स्लोप क्या बताता है, वर्क फंक्शन बताता है। मान लेते हैं अब हम मेटल चेंज कर दिए, तो मेटल चेंज करने से ग्राफ तो सेम बनेगा, यानी कि स्लोप सेम रहेगा। मेटल आप चेंज कर रहे हैं, ये M1 मेटल था, आपने M2 मेटल ले लिया, तो अब भी जो स्लोप है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर ही रहेगा, लेकिन इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा। क्यों इंटरसेप्ट चेंज होगा? क्योंकि मेटल चेंज करने से जो वर्क फंक्शन है वो चेंज होगा। तो इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन को ही तो बताता है। तो अगर आप मेटल चेंज करेंगे तो वर्क फंक्शन चेंज होगा, तो इसलिए इंटरसेप्ट चेंज होगा। तो देखिए M1 मेटल के लिए वर्क फंक्शन था C1, वर्क फंक्शन C1 के बराबर था। M2 मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन है वो W2C2 के बराबर है। अगर आपसे पूछे कि किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो आप देखिए इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका इंटरसेप्ट ज़्यादा है। M2 मेटल के लिए इंटरसेप्ट ये है, तो इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा हुआ, तो M2 मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा M1 मेटल से। तो इंटरसेप्ट C2 का ज़्यादा है C1 से, इसीलिए वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 2 विल बी ग्रेटर देन मेटल 1। फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा होगा? देखिए फ्रीक्वेंसी का ये है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 1, और फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है वेवलेंथ, तो ऐसे वेवलेंथ का आ जाएगा। तो याद क्या रखना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाते हैं तो इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन के बराबर आता है। तो दो अलग अलग मेटल लेंगे तो उसका वर्क फंक्शन अलग होगा, तो उसका इंटरसेप्ट अलग होगा। तो इंटरसेप्ट जिसका बड़ा होगा उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी में होगा। अब हम ग्राफ पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ का। देखिए वापस से हम आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखे, यहाँ से देखिए के मैक्स को लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन को लिख सकते हैं Sc/λ माइनस वर्क फंक्शन। के मैक्स और 1/λ के बीच में ग्राफ पूछा गया है, तो इसको y मानेंगे, इसको x मानेंगे। तो यहाँ स्लोप देखिए, यहाँ स्लोप hc के बराबर है, इंटरसेप्ट वापस से वर्क फंक्शन के बराबर होगा। तो स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा, वो hc के बराबर है, और इंटरसेप्ट c यानी कि वर्क फंक्शन के बराबर है। तो सिमिलरली अगर ये मेटल M1 है, ये मेटल M2 होगा, तो देखिए M1 मेटल के लिए जो इंटरसेप्ट है वो इतना छोटा है, M2 मेटल के लिए इंटरसेप्ट इतना बड़ा है। तो जिसका इंटरसेप्ट ज़्यादा उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा, यानी C2 का इंटरसेप्ट ज़्यादा है C1 से, तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 2 विल बी ग्रेटर देन मेटल 1। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल 2 विल बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल 1, और फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ ऑफ 2 विल बी लेस देन वेवलेंथ ऑफ 1। तो ये ग्राफ था बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस 1/λ के बीच में। अब हम ग्राफ पढ़ेंगे बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ पढ़ेंगे तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। आपको पता है अभी इक्वेशन लिख के आए हैं, के मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। के मैक्स को हम EV0 लिख सकते हैं और एनर्जी ऑफ फोटोन को hν लिख सकते हैं माइनस वर्क फंक्शन। तो आप इसको E से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये E खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाना है, तो ये इक्वेशन आया, इसको y मानते हैं, इसको x मानते हैं, तो ये m हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाना है, तो इसको x मानेंगे तो ये m हो जाएगा। तो देखिए यहाँ स्लोप h/e के बराबर है, यहाँ स्लोप जो है वो h/e के बराबर है, तो स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू h/e, और जो इंटरसेप्ट है वो वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर है। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन के चार्ज। अच्छा, वापस से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ बना। देखिए इस M1 मेटल के लिए स्लोप इतना छोटा है, तो स्लोप छोटा है, स्लोप अगर छोटा है तो इसका वर्क फंक्शन भी छोटा होगा M1 मेटल के लिए। M2 मेटल के लिए स्लोप इतना बड़ा है, तो इसका इंटरसेप्ट M1 मेटल के लिए इंटरसेप्ट इतना छोटा है, तो इसका वर्क फंक्शन छोटा होगा। M2 मेटल के लिए इंटरसेप्ट इतना बड़ा है, तो इसका जो वर्क फंक्शन होगा वो भी बड़ा होगा। और वर्क फंक्शन यानी जो इंटरसेप्ट है वो W/E को बताता है, सिर्फ वर्क फंक्शन को नहीं, W/E को बताता है, तो ये याद रखिएगा। तो C2 का इंटरसेप्ट ज़्यादा है C1 से, तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 2 विल बी ग्रेटर देन मेटल 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल 2 विल बी ग्रेटर देन मेटल 1, एंड
सिंस फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ ऑफ मेटल 1 विल बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ मेटल 2। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ हम पढ़ेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ के बीच में। तो पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, सेम इक्वेशन वी नॉट, तो के ई मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, के ई मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस पावर फंक्शन, के ई मैक्स को लिख सकते हैं ई वी नॉट, दोनों तरफ हमने ई से डिवाइड किया, और अब एस सी एच न्यू की जगह पे c/λ रखिए, तो यहाँ से ये आ गया। तो ध्यान से देखिए, अब जो स्लोप है इस केस में, स्लोप जो है वो hc/ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। स्लोप किसके बराबर है? hc/e के बराबर है। स्लोप विल बी इक्वल टू hc/e, और वापस से इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। तो सिमिलर ग्राफ बनेगा। m1 मेटल के लिए इंटरसेप्ट ये है, m2 मेटल के लिए इंटरसेप्ट ये है, तो जितना ज़्यादा इंटरसेप्ट उतना ज़्यादा वर्क फंक्शन। तो इंटरसेप्ट ऑफ 2 इज ग्रेटर देन इंटरसेप्ट ऑफ 1, देयरफॉर वर्क फंक्शन ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ 1, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल 2 विल बी ग्रेटर देन मेटल 1, और वेवलेंथ का ये ऑर्डर आ जाएगा। तो ये 4 ग्राफ सिमिलर ग्राफ हैं, सब में सेम काम करता है। नेक्स्ट ग्राफ हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस लैम्डा का ग्राफ। तो यहाँ से देखिए, के ई मैक्स को लिख सकते हैं hc/λ माइनस डब्ल्यू। तो आप क्या करिए, hc और वर्क फंक्शन को कांस्टेंट मान लीजिए, a और b मान लेते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ से देखिए, जो y है काइनेटिक एनर्जी को अगर हम y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, लैम्डा को x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे आकर के ग्राफ कट करेगा, तो ये ग्राफ पैराबोलिक बनता है, तो ये याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे मैटर वेव्स, एक नया सेक्शन पढ़ेंगे मैटर वेव्स के बारे में। मैटर वेव्स, सुनिए मैटर वेव्स क्या है। मैटर वेव्स जो बेसिकली है, हम ऐसा बोलते हैं कि मैटर वेव्स में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी पार्टिकल के साथ, एक तो जो पार्टिकल है उसका पार्टिकल नेचर होगा, पार्टिकल का पार्टिकल नेचर होगा, लेकिन हम मैटर वेव्स में मानते हैं कि पार्टिकल के साथ कुछ वेव भी होता है, कुछ वेव नेचर भी होता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव, यानी कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव उसके साथ चल रहा है उसको बोलते हैं मैटर वेव्स। यहाँ पे डी ब्रॉगली साहब ने एक हाइपोथेसिस दिया था। क्या था हाइपोथेसिस? ध्यान से सुनिए, किसने दिया था हाइपोथेसिस? डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था। क्या था हाइपोथेसिस? सुनिए, डी ब्रॉगली ने ऐसा हाइपोथेसिस दिया था कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं यूनिवर्स में, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं यूनिवर्स में, उनका डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। ऑल पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल होते हैं उन सभी का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब क्या है कि उस पार्टिकल का वेव नेचर भी होगा और उस पार्टिकल का पार्टिकल नेचर भी होगा। तो ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो लैम्डा फोटोन का लिखते हैं, लैम्डा फोटोन का लिखते हैं, वो होता है h/मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये पढ़ के आए हैं। सिमिलरली हम पार्टिकल के लिए सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये तो फोटोन के लिए है, पार्टिकल के लिए हम बोलते हैं कि लैम्डा ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू h/मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अच्छा, मोमेंटम को हम मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, तो यहाँ जो पार्टिकल का मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, तो यहाँ जो पार्टिकल का हम मास लिखेंगे वो होगा रिलेटिव मास। और अगर आपको ध्यान में होगा तो रिलेटिव मास को हम लिखते हैं, रिलेटिव मास को लिखते हैं जो ठहरा हुआ है, मतलब स्टेशनरी में जो मास होता है m0 डिवाइडेड बाय √1 - b/c का होल स्क्वायर। तो ये होता है रिलेटिव मास। इस रिलेटिव मास को यहाँ पुट करिए, तो लैम्डा ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला आ जाएगा h/m0 v √1 - b/c का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, लैम्डा क्या है? लैम्डा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ या वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। सो लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ
डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव का वेवलेंथ, यह है लैम्डा। तो ये आ गया। अच्छा, अब ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को, ध्यान से देखिए। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे हम v0 लेंगे, तो आप इस b को 0 लीजिए, तो 0 अपॉन कुछ, तो ये इन्फानाइट आ जाएगा। तो जो लैम्डा ऑफ पार्टिकल जो है वो इन्फानाइट आ जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। फिर आप क्या कर लीजिए, जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो उसको स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर लीजिए। तो v के जगह पे c रखेंगे, तो c बाय c 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, तो तब भी लैम्डा ऑफ पार्टिकल जो होगा वो 0 आ रहा है ना, लैम्डा ऑफ पार्टिकल 0 आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो बहुत कम होगा स्पीड ऑफ लाइट से, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगा वो बहुत कम होगा स्पीड ऑफ लाइट से, तो जो v बाई c का रेशियो है वो बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा 1 से, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में जो लैम्डा ऑफ पार्टिकल आएगा वो आएगा h अपॉन एम नॉट वी, और एम नॉट वी क्या है, रेस्ट पे जो मास है वो उसके बराबर आएगा। लेकिन अगर कभी आपको बोल दे कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो c के रेंज में, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल c/3 है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लाइट के 1/5 है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लाइट के 1/6 है, तो इस केस में हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे लैम्डा का वो होगा h अपॉन एम आर वी, यानी कि रिलेटिव मास, और रिलेटिव मास का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और v क्या है, वेलोसिटी, और रिलेटिव मास को यूज करेंगे, तो ये आ गया। सो मैटर वेव क्या होता है, वेव्स एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल, उसको बुलाते हैं मैटर वेव। डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था कि एवरी पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिवर्स रिप्रेजेंट डुअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल। फोटोन के लिए लैम्डा ऑफ फोटोन लिखते हैं h अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन, पार्टिकल के लिए सिमिलरली लिखेंगे h अपॉन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ मास लेंगे रिलेटिव मास, रिलेटिव मास होता है एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर, तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा h अपॉन रेस्ट पे जो मास है वो एम नॉट इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंटू रूट अंडर 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन क्या है कि अगर वेलोसिटी 0 हो गया पार्टिकल का तो लैम्डा ऑफ पार्टिकल इन्फानाइट हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 रखिएगा तो 0 बाय समथिंग इन्फानाइट होता है, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल c रखिए तो v के जगह पे c रखिए तो c बाई सी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 होगा, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है तो v बाई सी का जो रेशियो होगा वो 1 से बहुत छोटा होगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो लैम्डा ऑफ पार्टिकल इस केस में लिख सकते हैं h अपॉन रेस्ट पे जो मास है वो लेंगे इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। लेकिन अगर v c के रेंज में, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 1/3 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 1/5 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब हम यहाँ इस केस में लैम्डा यूज करेंगे h अपॉन रिलेटिव मास इंटू वेलोसिटी, और रिलेटिव मास हम पढ़ के आए हैं, ये इसको यूज करेंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 1/3 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया गया है वो c/3 है, तो इस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम थ्रोन विथ स्पीड इतना। तो इस केस में देखिए जो वेलोसिटी ऑफ क्रिकेट बॉल है बहुत छोटा है स्पीड ऑफ लाइट से, तो इस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो दोनों का हम आंसर कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ हम बोल सकते हैं कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल ऑन माइक्रो एज वेल एज मैक्रो पार्टिकल, दोनों पे एप्लीकेबल है, माइक्रो पार्टिकल पे भी मैक्रो पार्टिकल पे भी, बट प्रैक्टिकली हम प्रूव सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पार्टिकल के लिए करते हैं, बट प्रैक्टिकली प्रूव्ड ओनली फॉर माइक्रो पार्टिकल बिकॉज ऑब्स्टेकल ऑफ वेवलेंथ रेंज इज पॉसिबल फॉर माइक्रो पार्टिकल ओनली। तो ये था लेक्चर नंबर 5 का रिवीजन।